हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगदीश अय्यर आप सबका स्वागत करता हूं गोला द ऑलराउंडर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि चाइना का अपने आजू बाजू के कुछ देशों के साथ साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो डिस्प्यूट दरअसल है क्या, वो डिस्प्यूट कहां से शुरू हुआ, किन किन देशों के बीच में वो डिस्प्यूट चल रहा है, कौन से देश कौन सी टेरिटरी क्लेम करते हैं, उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और रीसेंट इवेंट्स उसमें क्या क्या हुए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सही टाइम पे पहुंच सके। तो अब हम ये देखेंगे कि साउथ चाइना सी का ये डिस्प्यूट है क्या। अलग अलग देशों ने साउथ चाइना सी रीजन्स में आइलैंड और मेरीन टाइम क्लेम्स जो सामने रखे हैं उनको लेकर ये डिस्प्यूट कई सालों से चला आ रहा है। ये अलग अलग देश है ब्रूनेई, चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस और वियतनाम। इन साउथ चाइना सी के रीजन में पाए जाने वाले आइलैंड्स, रीफ्स और बैंक्स ऐसे अलग अलग फीचर्स को लेके इनका डिस्प्यूट चल रहा है। इसमें से ज़रूरी रीजन्स है स्पार्टली आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स, स्कैराबोरक शोल और गल्फ ऑफ टोंकिन की कुछ बाउंड्रीज। इसमें अलग अलग डिस्प्यूट चल रहे हैं और इंडोनेशिया के पास मौजूद नेटुना आइलैंड्स का भी डिस्प्यूट इसमें शामिल है। ये सारे देश इन रीजियंस के सी बेड में मौजूद क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं ताकि वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रख सके। उसके साथ साथ ये देश इन एरियाज के शिपिंग लाइंस को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन को बरकरार रख सके। तो किसी भी डिस्प्यूट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि वो डिस्प्यूट चालू कहाँ से हुआ था। चाइना और फ्रांस के बीच 1885 में जो सीनो फ्रेंच वॉर हुआ उसमें चाइना हार गया और उसके बाद उसने ट्रीटी ऑफ टिनसन नाम का एग्रीमेंट फ्रांस के साथ साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत उसने वियतनाम पर अपना क्लेम और कंट्रोल छोड़ दिया। 26 जून 1887 को चाइना की क्विंग सरकार ने कन्वेंशन रिलेटिंग टू द डीलिमिटेशन ऑफ फ्रंटियर बिटवीन चाइना एंड टोंकिन ये एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें चाइना और टोंकिन के बीच बॉर्डर्स निर्धारित किए गए। अब इसमें गौर करने की बात यह है कि इस ट्रीटी ने चाइना और टोंकिन के बीच का समुद्री इलाके का बॉर्डर निर्धारित नहीं किया था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हार जाने और उसके सरेंडर करने के बाद कैरो एंड पोस्टडैम डिक्लेरेशन जो कि 1943 और 1945 में हुए थे, इन दोनों डिक्लेरेशंस के तहत चाइना ने पैरासेल्स आइलैंड्स, प्रैटास और स्पार्टली आइलैंड्स ये तीनों एरिया क्लेम करना शुरू कर दिया। लेकिन इन दोनों डिक्लेरेशंस ने चाइना का कंट्रोल उन एरियाज पर निर्धारित किया ही नहीं था। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, इसमें अलग अलग कलर की लाइंस बनी हुई हैं और ये सारी अलग अलग लाइंस हमें अलग अलग देशों के क्लेम की जानकारी देती है कि कौन सा देश कितनी टेरिटरी क्लेम कर रहा है। इसमें ये जो बड़ी सी माला जैसी लाइन आप देख रहे हैं ये चाइना की क्लेम की हुई टेरिटरी है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, चाइना साउथ चाइना सी का करीब पूरा हिस्सा ही क्लेम कर रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि साउथ चाइना सी का कुल एरिया 10,20,436 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स है, जो किसी भी देश की लेजिटिमेट टेरिटोरियल क्लेम से कई गुना ज़्यादा है। एक देश का लेजिटिमेट टेरिटोरियल क्लेम 12 नॉटिकल माइल्स होता है अपने कोस्ट से। इसके अलावा 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेस वो कंसर्न देश ही एक्सप्लॉइट करेगा, वो परमिट किया जाता है। अब 200 कहाँ दोस्तों, और 10,20,000 कहाँ, बहुत ज़्यादा हो गया ना। ये दूसरे देशों की लेजिटिमेट क्लेम्स को भी क्रॉस करते हुए चाइना क्लेम कर रहा है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट में तो इंडिया का अपना कंसर्न इन्वॉल्व था, उसमें हम इफेक्ट हो रहे थे, इसलिए उसके बारे में हमने जानना ज़रूरी समझा। ये साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट जिसमें हम पार्टी भी नहीं है, जिसमें इंडिया का कोई कंसर्न भी नहीं है, इसके बारे में हम क्यों जाने।
है ना दोस्तों। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि साउथ चाइना सी की जो टेरिटरी है, जो शिपिंग लाइंस है, उन लाइंस के माध्यम से हर साल जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड का वर्थ 3.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। ये दुनिया भर में समुद्री रूप से होने वाले ट्रेड का 1/3 हिस्सा है, 1/3 पार्ट। इसके अलावा चाइना का इसमें अपना सिग्निफिकेंस ये है कि चाइना का 80% एनर्जी इंपोर्ट्स और 39.5% का जो पूरा ट्रेड है वो इसी रूट के माध्यम से होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये डिस्प्यूट हमारे लिए भी इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। हमें ये भी देख लेना ज़रूरी है कि चाइना उस रीजन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा रहा है। चाइना उस रीजन में आर्टिफिशियल आइलैंड्स और बैंक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे वो अपने कुछ लैब्स, नेवी बेसेस और मिलिट्री बेसेस तक सेटअप कर रहा है। इसमें कुछ आइलैंड्स और रीफ के कंस्ट्रक्शन वो पूरा कर चुका है और वहाँ से वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड रूट को ना सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है, बल्कि समुद्री रूप से बाकी देशों पर सर्वेलेंस भी रखना चाहता है। इसीलिए चाइना उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल से जाने नहीं देना चाहता। इसके अलावा वो वहाँ पर रूटीनली मिलिट्री और नेवी एक्सरसाइजेस भी करवाता है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्लेम्स देखना ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता चले कि कौन सी कंट्री इसमें कौन सी टेरिटरी को क्लेम कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इस साउथ चाइना सी के ग्रुप में आइलैंड्स, कोरल रीफ्स और बैंक्स जैसे अलग अलग फीचर्स को पकड़ के 250 से ज़्यादा फीचर्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चाइना क्लेम कर रहा है 53 आइलैंड्स, बैंक्स एंड रीफ्स। वियतनाम क्लेम कर रहा है 27 आइलैंड्स, बैंक्स एंड रीफ्स। मलेशिया क्लेम कर रहा है करीब 15 आइलैंड्स एंड रीफ्स। और इसके अलावा वियतनाम और फिलीपाइंस भी अपनी कुछ टेरिटरीज क्लेम कर रहे हैं। ये जो चाइना क्लेम कर रहा है 9 डैश लाइन के बेसिस में क्लेम कर रहा है। पिछले मैप में आपने जो माला जैसी चाइना की लाइन देखी थी, वही थी 9 डैश लाइन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साउथ चाइना सी का टोटल एरिया 10,20,436 किलोमीटर्स है। इसमें से चाइना 90% साउथ चाइना सी का एरिया क्लेम कर रहा है, जो कि 9,20,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल से ज़्यादा है। अब कोई भी मामला ज़्यादा दिनों तक बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग के तो चल नहीं सकता। एक लीगल प्रोसीडिंग यहाँ भी हुआ था। सन 2013 में फिलीपाइंस ने चाइना के खिलाफ उन दोनों देशों के बीच में जो साउथ चाइना सी के कुछ टेरिटरीज़ को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहे थे, उसको लेकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एप्लीकेशन फाइल करके एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के थ्रू उस केस को चलाने की मांग की। 19 फरवरी 2013 को चाइना ने ये डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि वो उस आर्बिट्रेशन में भाग नहीं लेगी। 7 दिसंबर 2014 को चाइना ने एक वाइट पेपर भी फाइल किया, जिसमें उन्होंने दोबारा ये स्पष्ट किया कि वो उस आर्बिट्रेशन का हिस्सा नहीं रहना चाहते। 29 अक्टूबर 2015 को उस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने ये रूलिंग दी कि उसका उस केस पर जूरिसडिक्शन था और उन्होंने फिलीपाइंस द्वारा सबमिट किए गए 15 सबमिशंस में से 7 सबमिशंस को एडजुडिकेशन के लिए टेकअप कर लिया। 12 जुलाई 2016 को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपाइंस के फेवर में इस डिस्प्यूट का फैसला दिया। उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि वो किसी भी तरह का सॉवरेनिटी पे फैसला नहीं लेंगे और मैरीटाइम बाउंड्री का डीलिमिटेशन भी उन दोनों पार्टीज़ के बीच में नहीं करवाएंगे। लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि चाइना उस 9 डैश लाइन वाला मैप जो कि आपने पहले देखा था, उसके बेसिस पे कुछ भी साबित नहीं कर पाई है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई है और उस लाइन के बेसिस पे चाइना का उन टेरिटरीज पे कोई हक नहीं होगा। अब चाइना तो ठहरा जिद्दी, उसने इस रूलिंग को मानने से इनकार कर दिया और आज भी वहाँ पर मिलिट्री बेसेस और आइलैंड्स बनाने में लगा हुआ है।
चाइना के साथ साथ ताइवान ने भी इस रूलिंग को मानने से इनकार किया है। इस रूलिंग को रिजेक्ट करते वक्त चाइना ने ये कहा कि ये डिस्प्यूट दो देशों के बीच का आपसी मामला है और इसमें किसी भी तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोर्ट, डिस्प्यूट मीडिएटर्स और किसी भी तरह के पैनल का दखल अंदाजी करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आपसी मामले को दोनों देशों को बायलैटरल टॉक्स यानी कि आपस में बात करके ही सुलझाना चाहिए और इसमें किसी की भी दखल अंदाजी को चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा। सारी टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में रखने के लिए चाइना जो जिद कर रहा है उसके पीछे एक और रीज़न है कि वो मॉडर्न सिल्क रोड की स्थापना करना चाहता है। अब ये आप सोचेंगे कि मॉडर्न सिल्क रोड है क्या चीज़। मॉडर्न सिल्क रोड एक ट्रेड रूट्स का नेटवर्क है जो दुनिया के अलग अलग देशों को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। ये रूट चाइना से चालू होता है और वापस आकर चाइना में ही ख़त्म होता है। ये पुराने सिल्क रोड नाम का ट्रेड रूट का नया वर्जन है। इस पुराने रूट से पेपर, गन पाउडर और कई सारे चीज़ों की ट्रेडिंग करवाई जाती थी पुराने ज़मानों में। तो इस मैप में आप जो जगह देख रहे हैं, जो रूट देख रहे हैं, वो है पुराना सिल्क रोड। ये रोड चाइना को रशिया, यूक्रेन, पर्शिया, इजिप्ट और इटली में वेनिस जैसे सिटीज़ के साथ कनेक्ट करता था। इस रूट से, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, गन पाउडर, पेपर, स्पाइसेस, सॉल्ट और कई सारे चीज़ों की ट्रेडिंग करवाई जाती थी। उस ज़माने में भी ये चाइना के लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था और आज जो वो करने की कोशिश कर रहा है वो भी एक स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट ही है और इनफैक्ट उससे कई ज़्यादा है। इस पुराने ट्रेड रूट को एक नए ट्रेड रूट में बदलकर इसकी स्थापना करने के बारे में सबसे पहले हिंट दिया गया था चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की स्पीच जो कि इंडोनेशियन पार्लियामेंट में 2013 में हुई थी। उसमें इस प्लान और आउटलाइन का जिक्र उस वक्त के चाइना के प्राइम मिनिस्टर श्री ले केकियांग ने भी दिया था अपनी 16th एशियन चाइना समिट की 2013 की स्पीच में। इन दोनों लीडर्स ने ये कहा कि इस नए रूट की स्थापना से काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। उनका कहना था कि इस रूट की मदद से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कोऑपरेशन, सिक्योरिटी बढ़ाने में कोऑपरेशन, इसके साथ साथ समुद्री रूप से ट्रेड बढ़ाने में कोऑपरेशन और एनवायरमेंटल इश्यूज में भी कोऑपरेशन हो सकेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये चाइना की फुजो, क्वांगजो, ग्वांगजो, ज़ैनजियांग और हाइको जैसी सिटीज़ से होकर निकलता है। वहाँ से ट्रैवल होकर ये रूट मलेशिया के कोलालमपुर, इंडोनेशिया में जकार्ता, श्रीलंका में कोलंबो, इंडिया में कोलकाता, नायरोबी जो कि केनिया का कैपिटल है वहाँ, और इसके साथ साथ ईरान में तेहरान, टर्की में इस्तांबुल, ग्रीस में एथेंस, इटली में वेनिस, यूके में रॉटरडैम, रशिया में मॉस्को, तुर्कमेनिस्तान में समरकंद, कजाकिस्तान में ऑलमैटी और मंगोलिया के बॉर्डर के पास से गुजरते हुए चाइना की सिटी जियान में आकर ख़त्म होता है जो कि बीजिंग के पास स्थित है। अब चाइना के स्वभाव से तो हम अच्छी तरह परिचित है। वो ऐसे ही किसी बात को सामने नहीं रखता। उसके पीछे उसका अपना छुपा हुआ इंटेंशन, स्ट्रैटेजी ज़रूर होती है। और इस मॉडर्न सिल्क रोड को सो कॉल्ड ट्रेड कंसर्न्स के लिए सामने रखने के पीछे भी चाइना की एक बहुत बड़ी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। अब ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या होता है ये भी हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। ग्रैंड स्ट्रैटेजी किसी भी पॉइंट को और इंटेंशन को सामने रखने के पीछे एक कंट्री का बड़ा इंटेंशन होता है जिससे वो अपने बड़े ऑब्जेक्टिव्स को और अपने पॉलिसीज़ को स्थिर कर सके, उन्हें सामने रख सके और उन्हें दूसरे देशों पर इम्पोज कर सके। इस पॉलिसी में
इस पर्टिकुलर जगह पर चाइना का एक ज़रूरी इंटेंट है स्ट्रैटेजिक एक्सेस। चाइना इस रूट को एस्टेब्लिश करने के माध्यम से उनके आजू बाजू और उस रूट में स्थित सारे नेचुरल रिसोर्सेस और शिपिंग लाइंस पर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करके दूसरे देशों पर अपना होल्ड जमाना चाहता है। वो उस रूट पर रोड्स, पोर्ट्स और एनर्जी कॉरिडोर्स डेवलप कर रहा है ताकि अपने आगे के ऑब्जेक्टिव्स में वो सक्सेस हासिल कर सके। चाइना इन सारे ट्रेड रूट्स को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इतनी जिद क्यों पकड़ रहा है, इसका एक हिंट तो हम आपको दे ही चुके हैं। इसके अलावा हमारे लिए ये भी जान लेना ज़रूरी है कि इन सारे ट्रेड और शिपिंग रूट्स पर स्ट्रैटेजिक एक्सेस रखना चाइना या किसी भी और देश के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है। इन रूट्स पर स्ट्रैटेजिक एक्सेस रखना एक देश का टेरिटोरियल रीच और फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ डिफ़ाइन करता है और उसके साथ साथ उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर का भी प्रदर्शन करता है। इन रूट्स और उनके एक्सपेंशन पर कंट्रोल रखने से कोई भी देश दूसरे देशों के साथ ट्रेड में कम खर्चे में ज़्यादा बेनिफिट्स प्राप्त कर सकता है और इस माध्यम से उस देश की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिटी, मार्केट साइज ये सब कंसिडरेबली बढ़ सकती है और उस स्टेट का पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकती है। इसके साथ साथ उन रूट्स में शामिल स्टेट्स से स्ट्रैटेजिक अलायंसेस भी फॉर्म किए जा सकते हैं जो कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी काम आएंगे। चाइना अब ये क्लेम कर रहा है कि वो इस मॉडर्न सिल्क रोड नामक ट्रेड रूट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए और उस इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ही करेगा। लेकिन इस तरह से किसी भी प्लान पर अमल करने से पहले हमें दो ज़रूरी सवालों के जवाब ढूंढ लेने चाहिए और उन सवालों के जवाब हमें इस केस में अब तक नहीं मिले हैं। वो दो सवाल है हाउ एंड व्हाट, यानी कि क्या और कैसे। चाइना ने एक प्रपोजल तो सामने रख दिया है, लेकिन इस प्रपोजल पर अमल करने के लिए किसी भी तरह का प्रपोज्ड प्लान या कोई मॉडल उन्होंने सामने नहीं रखा है जिससे ये साबित हो कि उस पॉलिसी को इफेक्ट में कैसे लाया जाएगा। इसमें अलग अलग देशों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स से संबंधित सवालों का चाइना किस तरह से समाधान करेगा ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है और इसमें अलग अलग देश में अलग अलग फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे कि उन देशों के सेंट्रल गवर्नमेंट्स, उस देश के अलग अलग प्रदेशों के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, थिंक टैंक्स, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स। इन सब का एक नेटवर्क किस तरह से बनाया जाएगा, इन सब का कोऑपरेशन इसमें कैसे इंश्योर किया जाएगा और ये पूरा नेटवर्क किस तरह से फॉर्म होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इस तरह के एक वेग और एम्बिगुअस प्लान पर अमल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और रिसेंट ईयर्स में चाइना ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन और टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन को लेकर जिस तरह की पॉलिसीज़ और एक्टिविटीज़ कैरी आउट की है, इसे देखकर एक और कंसर्न जाग उठता है कि चाइना इन रूट्स का इस्तेमाल दूसरे देशों पर मिलिट्री अटैक्स के लिए भी कर सकता है ज़रूरत आने पर। तो दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको साउथ चाइना सी में चाइना और उसके आजू बाजू के आइलैंड नेशंस का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में क्रेडिबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों मिली होगी। आगे भी हम आपको इसी तरह से अच्छा नॉलेज देने का प्रयत्न करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस